चालू हो गया प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी को राम राम। और बहुत ही शुभ अवसर है आज का दिन। आज के दिवस पे हम इस वेबिनार को आयोजित कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो आज जैसा कि आज मुझे सुबह एक सज्जन से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी सी बात बोली कि अगर हम अपने चित्त में कृष्ण को बसा लें तो जन्माष्टमी है। तो उसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस वेबिनार में। और मैं आप सभी को पता ही है कि आज का जो ये वेबिनार आयोजित किया गया है कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी और ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के सानिध्य में, इन एसोसिएशन में वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। सो आई कैन एश्योर यू, तो बहुत ही ज्यादा एप्ट थीम है जिसपे आज वेबिनार रखा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो बहुत ही शानदार वेबिनार ये होने वाला है। आज इस वेबिनार में मैं आपका स्वागत करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी एंड ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, फॉर्मर डायरेक्टर बीएमओयू, एंड वी हैव डॉक्टर अमित सिंह राठौड़, डायरेक्टर फ्रॉम ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। हम तीनों आपका स्वागत करते हैं इस वेबिनार में। और मैं आपको बताना चाहूंगी आज के हमारे जो मुख्य वक्ताओं के रूप में हमें ज्वाइन किया है। आई वुड लव, आलोक जी आप स्पॉटलाइट वीडियो डालेंगे या जैसे करेंगे, ठीक है। वी हैव डॉक्टर पवन कुमार सिंह, ही इज ए डायरेक्टर एट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, गुरुग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। He's the key speaker today. Then we have second key speaker with us, Professor Dr. Damodar Acharya ji, former chairman of AICTE and former vice chancellor of BPUT and former director of IIT Kharagpur. Then we have our next vibrant speaker today with us, Professor Dr. S.B. Sharma, Dean Faculty of Science and Director Research, Motherhood University, Roorkee. आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी इस मंच पर कि आप कोटा ज्ञानद्वार और ओम कोठारी के साझा मंच पर आज आप लोग आए हैं। और आज की जो मुख्य थीम हमने रखी है, थीम इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर रिफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इस थीम पर जब हम बात करने वाले हैं, तो मैं आप सभी को विदित है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल से कॉलेज तक के भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। और इसका लक्ष्य जो है, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। तो जब हम वैश्विक ज्ञान महाशक्ति की बात करते हैं, तो कोटा ज्ञानद्वार का ज्ञान आपके द्वार माध्यम के जो कि हमारा टैगलाइन है, उसके माध्यम से आप तक पहुंचना बहुत ही ऑब्वियस बात थी। तो कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी है, ये आप सभी जानते हैं।
और ये जो मंजूरी दी गई है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल तीसरा प्रमुख सुधार है। इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां आप सभी जानते हैं यहाँ आई है, 1968 और 1986 में लाई गई थी। तो इस पर आज एक बहुत ही डिटेल चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। व्हाट आई कैन टॉक इज जो आगे का रास्ता, जो वे फॉरवर्ड जो हम देखते हैं वो ये है कि अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच, और जिसका कि जो हमें सुविधाजनक बनाएगा, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अनुभवों, अनुभवजनों, अनुसंधानों यानी कि रिसर्च, हितकारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे हुए पाठों को ध्यान में रखता है। यह शिक्षा नीति, ये शिक्षा के प्रति एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव है और निर्धारित संरचना में बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करती है। तो जो हम जब ज्ञानद्वार की बात करते हैं तो वी ऑल्सो हेल्प एंड वी ऑल्सो एम्पावर एंड इनेबल पीपल, एंड जो उनकी अपनी स्किल्स है हम उन्हीं को उसको बढ़ावा देते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके साथ जो दोनों संस्थाएं आज जुड़ी हैं वो भी एम्पावरमेंट और इनेबलिंग कर रही हैं लोगों को उनकी स्किल को आगे बढ़ाने में। तो यदि अगर हम इसे वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाएगा, अगर हम सबका साथ रहेगा, हम इसे प्रचारित प्रसारित करेंगे, आपका और हमारा इसी तरह से इसमें साथ हो सकता है कि हम इसको सही मायने पे इसके सही चीजों को आम जन तक पहुंचाए। और जो सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी उसमें तो हम अपनी जो भी भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उस दिन कहा भी है जब इसको लॉन्च किया गया था कि हम विभिन्न वेबिनार्स के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक इस चीज को प्रसारित करें। तो आइए हम सब मिलकर ज्ञान आपके द्वार शिविर के मिशन के अंतर्गत नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए इस वेबिनार को आज हम अटेंड कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब यहाँ से वेबिनार के अगले 1.5 घंटे में, 2 घंटे में बहुत ही कुछ सीखेंगे। इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स जो कि पैन इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ISTD के सभी चैप्टर से लोग जुड़े हुए हैं, कई यूनिवर्सिटीज और कई शिक्षण संस्थाओं से हमारे साथ सभी प्रतिभागी आए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम एक फीडबैक फॉर्म यहाँ पर देंगे इस वेबिनार के दौरान। उस फीडबैक फॉर्म को जब आप सबमिट करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग ऑल दोज हु आर गोइंग टू fill up that feedback form, they will be providing with e-certificate of participation also. तो इसी के साथ मैं इस वेबिनार में ज़्यादा समय नहीं लूंगी, मैं शुरुआत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता, जो पहले मुख्य वक्ता है, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं उनका छोटा सा परिचय आपको, वैसे वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन जरूरी है इसलिए मुझे यहाँ पे परिचय देना होगा। सो डॉक्टर पवन कुमार सिंह, ही इज द डायरेक्टर एट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है। जो डॉक्टर पवन कुमार सिंह is presently director, as I told you, and earlier he has worked as director in charge of Indian Institute of Management Indore and the chair academic committee of Indian Institute of Management Sambalpur also. As a nodal officer of IIM Sambalpur, he played a sheet anchor role in establishing the new institute in this initial phase. Dr. Singh has been in academics at postgraduate levels for more than 3 decades, and he has worked as a professor of organizational behavior, human resource management at IIM Indore. Before that, he worked with the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, Kanpur University, and Vikram University at Ujjain. He started his career at बैंक ऑफ इंडिया एज एन इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर। तो एक IR ऑफिसर का एक एकेडमिशियन के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, हैट्स ऑफ टू यू सर। Dr. Singh has a long experience in teaching, training, research, consulting, and academic administration. He has published research articles in national and international journals and has presented papers in various conferences in India and abroad also. He has written 2 books in the field of management, and he has trained more than 15,000 executives of all levels from almost all walks of profession. Dr. Singh is PhD in management and postgraduate in management. अब आपकी डिग्रीज को बताना तो सर बहुत छोटी सी बात है, but I must mention that he has attended certificate program in research of London School of Economics
team of Dainik Bhaskar elected him as the best trainer at IIM Indore in 2007. Prestige Institute of Management Gwalior conferred upon him the Management Excellence Award in 2019. And his hobbies की अगर मैं बात करूँगी तो सर बहुत ही पोएटिक है, पोएट्री एंड म्यूजिक एंड क्रिकेट, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सर की कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स है जिसमें सर अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं. एंड ही हैज बीन एन editorial board of reputed journals and has been a member of various high profile committees of government bodies and academic institutions. There are lot many things sir आपके बारे में बताने के लिए. अभी मैं 1 घंटा और बोल सकती हूँ बट मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स का. तो आइए हम सब स्वागत करें डॉक्टर पवन कुमार सिंह. ओवर टू यू सर. नमस्कार. नमस्कार अनीता जी, क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा हूँ? जी सर आप सुनाई दे रहे हैं. सबों को प्रणाम करता हूँ. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज हम सबके हृदय में कृष्ण भावना के जन्म लेने का विशेष दिन है. और वैसे तो कृष्णावतार जो हुए 8वें अवतार विष्णु के, उनका जन्मदिन ब्रज क्षेत्र में और भारत के सभी क्षेत्रों में, दुनिया के सभी क्षेत्रों में मनाया जा रहा है. तो ऐसे कृष्ण भगवान के जन्मदिन के दिन अनीता जी ने इतने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को साथ लाने का मौका दिया, तो समझिए कि एक अच्छी भावना का जन्म हो रहा है. और मैं विशेष रूप से हमारे और जो अग्रज वक्ता हैं, डॉक्टर दामोदर आचार्य साहब, डॉक्टर एसबी शर्मा जी, इनको सुनने के लिए और इनसे और कुछ समझ हमारी बढ़ाने के लिए मैं उत्सुक हूं. और ये सब मौका का आयोजन श्री अनीता चौहान जी ने किया है. बहुत आपको धन्यवाद. और डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी और डॉक्टर अमित राठौड़ जी, ये दोनों जो शिक्षाविद हैं, एक तो पवन कुमार शर्मा जी तो मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और अमित राठौड़ जी बड़ा स्नेह करते हैं और मेरी कोटा में इनसे मुलाकात हुई है. तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं. और जितने भी श्रोतागण में सुधीजन हैं सभी हैं. कभी आप वक्ता हो जाते हैं, हम श्रोता हो जाते हैं, कभी हम वक्ता हो जाते हैं, तो आज जो श्रोता बने हैं वो श्रोता हो जाते हैं. तो सब एक दूसरे से सीखने का जो ये एक वेबिनार का यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, इसके लिए और आयोजन के लिए चलिए चर्चा शुरू करते हैं. और करीब हम लोग 4 बजे तक यहाँ रहेंगे और हम लोग जितने भी वक्ता हैं अपने अपने विचार रखेंगे. कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लोग उसके बारे में अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे. और अंत में हम चाहेंगे कि अगर अवसर ऐसा मिलता है तो एक जद्दोजहद यहाँ पैदा हो, क्योंकि कोई भी वेबिनार हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार हो या कोई मान लीजिए कोलोकियम हो, वहाँ जब तक एक तर्क वितर्क नहीं होता तब तक फिर वहां से ज्ञान का मक्खन नहीं निकलता. और आज तो मक्खन निकालने का दिन है. मक्खन निकालिए, मिश्री मिलाइए, लाला का जन्म, या तो कुछ लोग कल रात बना चुके हैं, आज बनाएंगे, उनको खिलाइए. तो ये मक्खन निकालने का जो है, जो कृष्ण के जन्म से संबंधित है, उसका गूढ़ अर्थ यही है कि इस तरह के आयोजन से जो समझ की मक्खन निकलती है उसका रसास्वादन हम लोग करें. उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे. और ज्ञान द्वार एजुकेशन सोसाइटी और ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इन. तो चलिए अगले करीब 15 मिनट में मैं रखना चाहूंगा, अगर आप चाहें या आप कम भी कर सकते हैं इस समय को, कि ये जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, उस शिक्षा नीति में विशेष करके उच्च शिक्षा के संबंध में जो फिलोसोफाइजेशन किया गया है, एक जो दर्शन दिया गया है, एक ओवरऑल डायरेक्शन दी गई है, वो क्या है, इसको मैं प्रस्तुत करने का एक प्रयास करता हूं. चलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा नीति है और उच्च शिक्षा के बारे में बात कही गई है, इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण कहिए, या नेचर कहिए, वह है,
लचीलापन। हो सकता है मैं कभी भी अंग्रेजी कहूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कहूँ कि शुद्ध कोई शब्द कहूँ, शुद्ध, तो आप कहीं दरअसल साधारण कहिए तो कहना पड़ेगा अच्छा प्योर मान लीजिए तो प्योर साधारण हिंदी है और शुद्ध उच्च कोटि की हिंदी हो जाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, और फ्लेक्सिबिलिटी के दो आयाम हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लोचदार, यानी जिनको जैसा बन पड़े अपने हिसाब से करें, कस्टमाइज करें। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उसको अपने शिक्षण को कस्टमाइज कर सकते हैं। शिक्षा देने वाली इंस्टीट्यूशन अपने सिस्टम को कस्टमाइज करके उसको ज्यादा ब्रॉड बेस करके उसको लोचदार बना सकती है। तो सबसे पहले देखिए कि एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई वो विद्यार्थियों के लिए क्या नया पैगाम लेके आया। तो वो ये लाया कि जब आप इंटरमीडिएट के बराबर का कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद जब आप स्नातक के लिए जाते हैं उस कोर्स के लिए, तो स्नातक में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का फुल फ्लेज्ड स्नातक कोर्स है, लेकिन आप किसी भी स्टेज पर उसकी एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करना एक बहुत ही एक समझिए प्रतिष्ठा की बात है कि आपको अलाउ किया गया, ठीक है आप चाहें अब तक आप रहे, 1 साल का ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाइए और समाज के लिए उपयोगी बनिए, 2 साल का करना चाहते हैं करिए, 3 साल में निकलना चाहते हैं निकलिए, 4थे साल का पढ़ना चाहते हैं और 4 साल के बाद करना चाहते हैं वो भी करिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई उससे लाभ ये होगा कि 1 साल के ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा, और 2 साल के ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा या हायर डिप्लोमा, 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद स्नातक, और 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन विद रिसर्च इसकी डिग्री दी जाएगी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले था कि आप आए और पूरी ग्रेजुएशन करें तब ग्रेजुएट, और बीच में कहीं भी फिसल गए तो गए काम से। जैसे जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय तो स्थिति और ज्यादा विचित्र थी। सेमेस्टर सिस्टम से हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हमारी जो सब्जेक्ट थी इकोनॉमिक्स, ऑनर्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिटरेचर, ये पूरे सर पर एक साथ बोझ लेकर के और अंत में ग्रेजुएशन के एक साथ बोझ उतारे थे, बहुत मुश्किल होता था। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि एक लाभ जरूर हुआ उसका, क्योंकि किसी भी चीज में जो बहुत अच्छी नहीं होती वो पूरी तरह से अच्छी नहीं होती ऐसी बात नहीं है, और कोई भी चीज जो बहुत अच्छी होती है उसमें कोई कमी नहीं होती ऐसी भी बात नहीं है। तो हमारे समय में जो होता था कि एक साथ आपको बोझ उतारना है, उसके नुकसान तो होते थे, क्योंकि बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत मशक्कत हो जाती थी, कोई एक बीमार पड़ गया तो मुश्किल में पड़ जाता था। लेकिन उसका लाभ ये होता था कि बहुत दिनों तक चीजें याद रहती थी, और आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से हम लोग कोई चीज भूले हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़े, जरा सा खाली आप हिंट करें तो याद आना शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चों को देख करके आश्चर्य होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन पे हो, कि वो सेकंड सेमेस्टर में गए नहीं, आपने कोई प्रश्न पूछा नहीं कि उनका उत्तर जुबान पे होता है कि सर या मैडम इसको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, इसमें प्रश्न पूछना गुनाह हो गया क्या? आप भूल जाने के लिए पढ़े थे क्या? कंटिन्यूटी इन एजुकेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि पिछला पढ़ते जाएं आगे का भूलते जाएं। इसीलिए जो शिक्षक यहाँ हमें सुन रहे हैं या कोई विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं, तो याद रखिए कि अगर आप 4थे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और पहले सेमेस्टर का ज्ञान जो आपने हासिल किया है उसको स्मरण में रखना ये आपका धर्म है। खैर, ये तो हुई बात एक समझने समझाने की। तो एग्जिट आप किसी समय में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मामले में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब कुछ उदाहरण जो हम अपने जीवन से होता है, देने में सहजता होती है, अन्यथा इसको आप श्लाघा न लीजिएगा। 8वीं कक्षा में हम लोगों को कहा गया साइंस लोगे बेटा कि आर्ट्स लोगे। अब ये था कि परिवार में या समाज में या स्कूल में या शिक्षकों की निगाह में हम लोग फेयरली अबव एवरेज गुड स्टूडेंट में गिरे जाते थे। तो ये पूरी आशा रहती थी कि चूंकि ये गुड स्टूडेंट है तो साइंस लेगा। ये बड़ी अजीब सी समझ थी, और मुझे तो कम से कम 15-20 साल और लग गए समझने में ये साइंस आर्ट का मसला होता क्या है। तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इतने वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हमने ग्रेजुएशन को डाल रखा है। चलिए उसके भी लाभ होते हैं, लेकिन उससे हानि ये होती है कि आप एक ही विधा में पारंगत होते 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 उसकी टोटलिटी को नहीं समझ पाते, या अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ अगर आप सोशियोलॉजी भी पढ़ना चाहते थे, जो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको उसमें उसको अलाउ नहीं किया जाता था।
या नहीं किया जाता है, अभी तक नहीं किया जाता, जब ये पॉलिसी लागू होगी तब होगा। तो क्यों नहीं हम केमिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी पढ़ सकें, क्यों नहीं हम फिजिक्स के साथ जो है फिलोसफी पढ़ सकें, या क्यों नहीं हम हिस्ट्री के साथ जो है मैथमेटिक्स पढ़ सकें। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, इससे लाभ ये होगा कि हम एक ब्रॉड बेस बना सकेंगे। जैसे जब 8वीं में हम लोगों ने साइंस लिया, उसके बाद से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल बंद हो गया, और 7वीं तक जो मुझे हिस्ट्री पढ़ाई गई वो सिर्फ 1526 से 1707 तक पढ़ाई गई। 1526 में बाबर आए, 1707 में औरंगजेब मरा, बस इतना पढ़ा दिया। क्या हिस्ट्री इतनी ही थी हमारे लिए, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी? या क्या 1526 और 1707 में इतनी ही घटनाएं हुई? क्या 1520 में गुरु नानक अपनी पराकाष्ठा पर नहीं थे? या क्या 1707 में गुरु गोविंद सिंह जीवित नहीं थे? गुरु गोविंद सिंह मरे थे 1708 में। ये कुछ नहीं बताया गया। बाद में हमारे जैसे विद्यार्थी को एक समय पर ये देखना पड़ा कि हमें मिनिमम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के किन चीजों को जानना चाहिए, और सेल्फ स्टडी से वो चीजें हासिल करनी पड़ी जो कि स्कूल कॉलेज को थोड़ा देना चाहिए था। है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बास्केट्स ऑफ सब्जेक्ट, ये दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन पॉलिसी की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में सिंगल रेगुलेटर रहेंगे। हालांकि इसको ठीक से जरा समझना होगा हम लोगों को कि सिंगल रेगुलेटर जो है वो एक रिज लाइन पैदा करेंगे। रिज लाइन का मतलब होता है कि एक दो समानांतर लकीर खींचेंगे और कहेंगे कि इस बीच में आपको चलना है, ये आपकी मर्यादा है, ये आपकी सीमाएं हैं, और इसके बीच में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। दो बातों को मिलाने का प्रयास किया गया है। और रेगुलेटर के बारे में जो यहाँ धारणा दी गई है उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि रेगुलेटर का ये कहना है, या कहेंगे वो, कि हमारे दिए गए मिनिमम स्टैंडर्ड का आप पालन तो जरूर करना होगा। क्योंकि जो बेसिक फिलॉसफी है लाइट बट टाइट, लगता है कि आज जैसे जो फिलॉसफी चल रही है वो टाइट बट लाइट। टाइट तो बहुत कर दिया है, फिर भी एजुकेशन इतना लाइट चल रहा है कि गुणवत्ता बहुत नहीं दिख रही है। लेकिन फिलॉसफी जो अब होने वाली है वो है लाइट बट टाइट। इसका अर्थ यह है कि लाइट का अर्थ यह है कि कम संख्या में रेगुलेशन की धाराएं होंगी, लेकिन जो होंगी उनको आपको पूरी करनी पड़ेगी। यह है लाइट बट टाइट। लेकिन एक चीज और इसमें है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर क्षेत्रीय संस्थाओं को जो अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कुछ संस्थाएं जंगली इलाके की ओर हैं, कुछ संस्थाएं रेगिस्तान के आसपास की हो सकती हैं, कुछ संस्थाएं जहां पहाड़ के दृश्य ज्यादा है और वहां के संसाधन ज्यादा हैं, कुछ नदी और समुद्र किनारे होते हैं। हर ज्योग्राफी की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस चीज को जरा रीडिंग बिटवीन लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्लियर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम स्पिरिट को देखें तो ये दिया हुआ है कि मिनिमम स्टैंडर्ड के प्रावधान का पालन करिए और अपने अपने जगहों पर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी एंडाउमेंट फोर्सेस के आधार पर, अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ये आप मॉडल बताइए। क्योंकि सबके एक्सेलेंस का मॉडल एक नहीं हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखिए कि मैनेजरियल फंक्शन आपको कैसे करना है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस अगर दे दिया गया हो, वो तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन लीडरशिप स्टाइल सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती है। हम लोग भी देखते हैं कि संस्थान के डायरेक्टर होते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, कंपनीज के सीएमडी होते हैं। अब मान लीजिए 5 सीएमडी पांचों इफेक्टिव हैं या थे अपने हिस्ट्री में, तो लेकिन पांचों की स्टाइल एक नहीं होगी, सब अपनी अपनी तरह से एक्सेल होते हैं। क्योंकि दो व्यक्ति लीडरशिप के लेवल पर कार्बन कॉपी नहीं होता। इसी प्रकार दो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट एक दूसरे का कार्बन कॉपी नहीं होता, कुछ एक्सेल लेकिन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आईआईटी भी जो जितने हैं या निटर हैं या आईसर डिपार्टमेंट हैं, अपने अपने तरीके से एक्सेल करें। इसके लिए प्रावधान सिंगल रेगुलेटर होते हुए भी रहेगा। अब दो बातें और मैं करके अब जो है फिर मैं चाहूंगा कि हम और